नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं नवांश के बारे में। देखो, नवांश ना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारी चीज़ों की स्ट्रेंथ देखने के लिए, हमारे ग्रहों की स्ट्रेंथ देखने के लिए। हालांकि देखो, नवांश से मेनली शादी भी देखी जाती है कि शादी कैसी चलेगी। नवांश का लग्न हमें बताता है, पूरी नवांश कुंडली हमें शादी के बारे में भी बताती है। पूरी नवांश कुंडली हमें ये भी बताती है कि हमारे ग्रहों की स्ट्रेंथ बल कितने हैं, कि चीजें मतलब जैसे आपको दिखाई देता है कि कोई ग्रह आपके D1 चार्ट में और नीच का है, नवांश में जाके वो उच्च का हो जाए। कोई कितना भी बोले कि ये ग्रह आपको खराब रिजल्ट देने वाला है, वो अच्छा ही देगा, क्योंकि वो नवांश में आप एक चीज समझिए कि आपका कोई घर है और वो बाहर से बहुत ज्यादा खराब हुआ पड़ा है, एक तरीके से आप समझिए कि एकदम प्लास्टर व्लास्टर वगैरह निकला हुआ है। पर आप देखोगे ना, उसकी नींव जो है और उसके घर की जो एनवायरनमेंट है, अंदर का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऊपर की दीवारें जो हैं उसकी वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। नवांश वही है। आप देखेंगे कि नवांश चार्ट में जो कोई प्लेनेट आपका, जहाँ कोई प्लेनेट 6 से 8 एंड 12 में भी बैठा, वो नवांश में जाके अच्छी जगह जाके प्लेस हो जाता है, उच्च का हो जाता है, कैसे भी हो जाता है। आप समझिए वो रिजल्ट आपको बेस्ट ही देने वाला है। नवांश में हम ये भी देखते हैं कि शादी कैसी चलेगी। नवांश से हम करियर का भी देखते हैं। कोई ग्रह आपके करियर का योग बना रहा है, आप उसके हिसाब से कोई करियर चॉइस कर लेते हैं, वो नवांश में बहुत अच्छी जगह प्लेस है, अपनी राशि में है, उच्च का है या दिग्बली है, कैसे भी है। आप देखेंगे आपका करियर बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई आपको कितना भी बोले, पर नवांश के लिए मैं एक बात जरूर मैं बोलना चाहूँगा। लोग बोलते हैं कि नवांश में हमारे में चीज़ें ये फिट नहीं बैठ रही हैं, तो पहले आप कुंडली को, नवांश को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाएं। या तो जगन्नाथ होरा पकड़ लीजिए, या फिर कोई आपका पेड सॉफ्टवेयर हो, होरोसॉफ्ट वगैरह, या कोई भी सॉफ्टवेयर में ही आप कहीं ना कहीं उसको देखें। नवांश में जब आपको क्लियरिटी महसूस होगी, क्योंकि वो आपको एकदम एक्यूरेट नवांश बना के देगा। और आप बोलते हैं कि नवांश हमने कहीं ऐसे भी किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी तरीके से हमने बना लिया है, वो फिर चीज़ें आपके हिसाब से वो गलत भी हो सकती हैं या फिर वो ठीक भी बना सकता है। तो एटलीस्ट एक किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, जिसकी वजह से आपको नवांश का सही स्ट्रेंथ, सही चीज़ें पता लग सके कि नवांश का चार्ट हमारा यही है। मैं मेनली जगन्नाथ होरा यूज़ करता हूँ। वो सॉफ्टवेयर मुझे बेस्ट लगा है और उसका रिजल्ट मुझे अभी तक ठीक लगा है, मतलब कभी भी गलत नहीं लगा। तो नवांश चार्ट में लग्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। वो बताता है मैरिज के बारे में और आपकी स्ट्रेंथ के बारे में। जैसे फर्स्ट हाउस D1 का लग्न आपकी स्ट्रेंथ है, नवांश उसकी भी स्ट्रेंथ है कि वो किस राशि में है और किस राशि से नवांश उदय हुआ है, जिसमें कि आपकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा लगी हुई है। क्योंकि D9 है, सीधी सी बात है, भाग्य को भी दर्शाएगा, स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाएगा। नवांश में जो राशि आपके लग्न में उदय हो गई, आप समझिए वो भाग्य के लिए, आपके लिए सबसे बेस्ट राशि है। वो राशि अब आपके भाग्य को उदय करने के लिए सबसे ज्यादा, आप उससे रिलेटेड, उस राशि में जो प्लेनेट आपके D1 में गया है, या उस राशि का प्लेनेट जो आपके नवांश में बैठा हुआ है, आप उससे रिलेटेड अगर कोई काम अगर करते हैं, तो समझिए कि आपके भाग्य में और ज्यादा उन्नति होगी, वो काम और बेस्ट तरीके से होने वाला है। 10th हाउस का लॉर्ड आप देखिए फिर, 10th हाउस का लॉर्ड आपके नवांश में जहां कहीं भी गया है, आप उससे रिलेटेड चीजों में काम कीजिए। और वो अगर बेस्ट जगह पे अगर गया है, कि किसी बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ गया है, या जो कॉम्बिनेशन नवांश में वो D1 में बना रहे थे, वही कॉम्बिनेशन आपके नवांश में बना रहे हैं, तो आप समझिए वो और ज़्यादा योग प्रबल के साथ है। D1 का मतलब लग्न चार्ट से है, जो आपका लग्न कुंडली जो बनी हुई, चंद्र कुंडली नहीं, लग्न कुंडली जो बनी हुई है। इसीलिए D9 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। शादी के लिए D1 का लग्न देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लग्न में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। अगर D9 के लग्न में कोई मेलेफिक प्लेनेट आ जाता है, जैसे राहु आ जाए, केतु आ जाए, या आप कहोगे मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ये दोनों प्लेनेट भी मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं दे पाते। केतु तो एकदम ही खराब रिजल्ट देता है।
राहु कहीं हद तक कहीं ना कहीं चीजें लालच के चक्कर में चल जाती हैं, क्योंकि राहु लालची भी है ना। आप देखेंगे राहु ऐसा लालची है कि उसे बस मतलब से मतलब होता है कि मेरा मतलब जब तक निकल रहा है वो ठीक है, पर राहु को एंड तक फिर वो चीजें संभल जाती हैं। कुछ केसेस में ही डिवोर्सेस के चांसेस होते हैं, जो D1 और D9 को दोनों को मिला के हमें देखना होता है मैरिज के केस में कि हमारे कैसे चलेंगे। वरना आप देखोगे कि राहु के केस में वो अधिकतर चीजें खराब नहीं करेगा। केतु एकदम सन्यासी, उसे खुशी से लालच से कोई मतलब नहीं है, अलगाव का भी कारक है, अलग करने का भी कारक है, विच्छेद का भी कारक है। केतु हर हाल में डिवोर्स के लिए चीजें संभावनाएं व्यक्त करेगा ही करेगा, अगर केतु D9 के लग्न में बैठा हुआ है तो। अच्छा, अब D9 के लग्न में अगर केतु है, डिवोर्स के चांसेस कब बनेंगे? D9 के लग्न का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उस पर भी आपको नजर मारनी है। आप एक चार्ट में एक कॉम्बिनेशन को देख के पूरा 100% रिजल्ट नहीं दे सकते। आप D1 को भी देखिए, D1 से आपने बाहरी चीजें देख ली, D9 को भी देखिए कि आपकी अब चीजें क्या होने वाली हैं। जब आपको होता है एक मरकरी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो छठे घर में का स्वामी होता है, नेचुरल लॉर्ड होता है, छठे घर में जाके उच्च का भी होता है अपनी छठी राशि में जाके। ये भी कहीं ना कहीं मैरिज को खराब दर्शाता है। मरकरी अगर D9 के लग्न में आ गया है और उसका राशि स्वामी भी अच्छी जगह नहीं प्लेस है, तो ये भी आपकी मैरिज को खराब कहीं ना कहीं दर्शाएगा ही दर्शाएगा मरकरी। पर वही बात मैं एंड तक मैं बोलूंगा, हर हाल में सॉफ्टवेयर का यूज करें, एप्लीकेशन का ना करें, जिससे आपके लग्न D9 में आपके कहीं ना कहीं परिवर्तन हो। तो वो भी आप एक बार जरूर देख लें। और सबसे बड़ी बात, यहाँ अगर किसी का प्लैनेट सैटर्न हो, शनि भी ज़्यादा अच्छी D9 के लग्न में ज़्यादा अच्छी मैरिड लाइफ नहीं देते। इसके पीछे का रीज़न है, हालांकि देखो शनि मैरिज के कारक हैं D1 में, 7th हाउस में 7वीं राशि में जाके उच्च के होते हैं, शनि D1 के कारक हैं। व्यक्ति फिर सवाल पूछेगा सीधे ही, आपने फिर यहाँ कैसे फिर सैटर्न को बोल दिया कि सैटर्न लग्न में मैरिड लाइफ को खराब करेगा? सवाल सीधा सा है ना, और बिल्कुल सही जवाब भी है। उसके पीछे का लॉजिक एक सीधा सा आप ये समझिए, सैटर्न स्पिरिचुअल राह पे जाने का कारक नहीं है। मैरिज रो चलाता है ना, वो हमें एक तरह से स्पिरिचुअलिटी हमें बांध के रखती है मैरिज लाइफ में। 9th हाउस का इसीलिए D9 नवांश जो होता है वो हमारे भाग्य का भी होता है। क्या शनि भाग्य पर भरोसा करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते शनि भाग्य के ऊपर, कि हमें भाग्य के ऊपर कैसे काम करना चाहिए कुछ करिए। शनि सिर्फ एक बात बोलते हैं, कर्म के ऊपर काम करो। D9 सीधा सा बात है ना, वो भाग्य के बारे में बता रहा है, इनर स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है हमें। तो शनि कहीं ना कहीं D9 के लग्न में कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को थोड़ी बहुत डिस्टर्ब जरूर करते हैं, ज़्यादा नहीं करते, थोड़ी बहुत जरूर करते हैं। आप D9 के लग्न में किसी के में शनि आप देखेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसकी मैरिड लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब आपको मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी। ज़्यादा की नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही वो हो जाए, पर हाँ इतना जरूर है कि व्यक्ति काटता है फिर ऐसी मैरिज लाइफ को, कि हाँ सिर्फ मेरी मैरिज लाइफ कट रही है, जी रहा हूँ मैं सिर्फ मैरिज लाइफ में। पर जो सुख जो होते हैं कि एक पति पत्नी का प्रेम जो होता है, या चीज़ें जो होती हैं कि एकदम खुशी से खुशहाली से जीवन कट रहा है, बिना किसी लड़ाई झगड़ों के नॉर्मली कट रहा है, ऐसा नहीं होता। थोड़ी थोड़ी बीच में झटके शनि देते रहते हैं। पर केतु और ये मरकरी 6th हाउस का नेचुरल लॉर्ड होता है, वो हर हाल में आपको लड़ाइयों की ओर लेके ही जाएगा, वो आपको चीज़ें नहीं शांत करेगा। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है, अगर D9 के लग्न का अगर मरकरी अगर आया हुआ है और उसका लग्न स्वामी कहीं अच्छी जगह प्लेस है, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छे बेटर वे में हैं। क्योंकि फिर कहीं ना कहीं वो लग्न लॉर्ड कहीं ना कहीं से आपको चीज़ें सुधारेगा। D9 का लग्न लॉर्ड कहीं ना कहीं से चीज़ें थोड़ी बहुत सुधारेगा, अगर उसका डिस्पोजिटर या कहीं जाके चीज़ें अच्छी अगर कर लेता है तो। वरना अगर ये कॉम्बिनेशन है कि D9 के लग्न का स्वामी भी अच्छी जगह नहीं प्लेस है, मरकरी भी है वहाँ या केतु है वहाँ, तो चीज़ें कहीं ना कहीं 100% खराब करेगा ही करेगा। शनि के केस में भी D9 का लग्न लॉर्ड अगर अच्छा नहीं बैठा हुआ D9 का, और शनि अगर प्लेस है और वो D9 का लग्न लॉर्ड भी अच्छी जगह नहीं बैठा हुआ, तो वो भी मैरिज लाइफ को कहीं ना कहीं खराब करेगा आपकी को। वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब आपकी मैरिज लाइफ को हर हाल में करेगा।
अच्छा आग भाई, यहाँ जैसे सन जैसा प्लेनेट हो, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलाता है। और D9 के लग्न में सन जैसा प्लेनेट हो तो सीधी सी बात है कि ये आपके तो व्यक्तित्व को और ज्यादा निखारता है। ऐसा आदमी राजा जैसी किसी ना कुछ पोजीशन पे होता है। D9 के लग्न में जिसके सन आ जाए, राजा जैसी किसी ना किसी पोजीशन पे मिलेगा, किसी ना किसी सत्ता पे मिलेगा, अच्छी सत्ता पे मिलेगा। मैरिज लाइफ भी इनकी अच्छी जाती है। D9 के लग्न में अगर मंगल जैसा प्लैनेट हो, ये भी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं अच्छी चलाता है। ये बुरी नहीं देता, अच्छी मैरिड लाइफ दे देता है। मतलब कभी कभार भले ही देखो, वो तो सभी के केस में होता है कि एक आध बार सभी की लड़ाइयाँ होती हैं, नॉर्मली होती हैं, पर अलगाव का कारक नहीं करते कि जिसकी वजह से आदमी ये बोले कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत खराब जा रही है। वो तो सभी की गलतियां होती हैं, कभी कभार गुस्से वाली चीजें वो हर किसी की लाइफ में होती हैं। पर हाँ, ऐसा आदमी ये जरूर बोलेगा मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, खराब नहीं जा रही है। वीनस हो तो क्या ही कहने, वीनस की राशि हो D9 के लग्न में, D9 के लग्न में वीनस की राशि हो या वीनस हो, बेस्ट जाती है मैरिज लाइफ। आप समझिए दोनों के दोनों क्रिएटिव लाइफ वाले होते हैं फिर, कि आपके जीवन की लाइफ अब बहुत अच्छी जाने वाली है। और D9 का जब लग्न लॉर्ड अगर अच्छी जगह अगर प्लेस हो तो और अच्छी फिर मैरिड लाइफ फिर जाती है। ऐसे में अगर D9 के लग्न में अगर जैसे वीनस जैसा ग्रह हो तो समझिए पैसे में भी बहुत अच्छी उन्नति कराता है। चंद्रमा हो तो चंद्रमा भी पैसे के लिए बहुत अच्छी, D9 के अगर लग्न में अगर किसी के चंद्रमा है तो मैरिड लाइफ तो बस जानी जानी है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसके पास पैसे की भी सोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, दोनों में एक अंतर है, आप खुद एक चीज को समझिए कि मैं मून को ज्यादा क्यों देता हूं, कि अगर मून डिस्टर्ब नहीं है तो आदमी के पास पैसा क्यों ज्यादा आएगा। वीनस लग्जरी चीजों का कारक है। आप खुद सोच के देखना, मतलब आप जब इतनी चीजें अगर आप जानते हो तो सीधी सी बात है आप एस्ट्रोलॉजी में अच्छे खासे जानते हो। पर एक चीज को आप गहनता से सोच के देखना, जो मैंने सोची है, वीनस लग्जरी चीजों का कारक है। उसकी सेकंड राशि वेल्थ के घर में रूप में आती है। मतलब सेकंड हाउस जो होता है हमारा वेल्थ का होता है, हमारी जो हमारे पास कितनी वेल्थ है। आप देखेंगे मैंने जो बताया हुआ है कि सेकंड हाउस में हमारी वेल्थ बताता है कि हमारी वेल्थ के रूप में हमारे पास कितना है, घर की वैल्यू कितनी है, और मकान और दुकान, मतलब प्रॉपर्टी, पैसा, घर में मतलब जेवर, ये सब वेल्थ के रूप में आते हैं। रेगुलर बेसिस इनकम जो आती है वो 11th हाउस से आती है। मतलब जो देखोगे आप कुंभ राशि से, और 11th हाउस से, मतलब वो हमें बताती है रेगुलर बेसिस इनकम। तो सेकंड राशि वीनस की वो सेकंड हाउस में गई वेल्थ वाले घर में, उसमें उच्च का कौन हो रहा है, मून। तो सबसे ज्यादा ताकत मून के पास है पैसा देने की या वीनस के पास है। सीधी सी बात आप बोलोगे ना कि जो प्लेनेट जिस घर में जाके उच्च का हो रहा है वो ज्यादा स्ट्रेंथ लेके बैठा है, कहीं ना कहीं वो पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी देगा और ज्यादा पैसा लेके आएगा, क्योंकि वो मून उस चीज में जब किसी वेल्थ के रूप में जब वहां उच्च का हो रहा है वो ज्यादा खींच के लेके आएगा। कि कोई प्लेनेट उसमें नीच का हो रहा है वो प्लेनेट ज्यादा खींच के लेगा, उच्च वाला ज्यादा खींच के लेके आएगा। उसके पास स्ट्रेंथ बल ज्यादा है, उसके पास अपने चीजों की ऑथोरिटी और पावर बहुत ज्यादा है, खींच के लेके आएगा वो पैसा। आप जितने भी बिलियनियर मिलीनियर, मेरे पास जो चार्ट आए, मैं लास्ट आपको चार्ट जो बताता हूँ, वो चार्ट जो आए मेरे पास 100 200 500 करोड़ तक के भी आए, 1000 2000 करोड़ तक के भी आए हैं चार्ट, जो रियल में है वेल्थ। क्योंकि आप गूगल वाले चार्ट्स अगर देखोगे तो वो 100% सत्य हो भी सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। आपके लिए गूगल वाले चार्ट फिर देखने के लिए पूरे कॉम्बिनेशन आपको लगाने होंगे, उसकी उस व्यक्ति की आपको पूरी जीवनचर्या पता होनी चाहिए कि लाइफ उसकी कब डाउनफॉल आए, कब वो ऊपर गया। जब आप उसके बारे में कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर पाएंगे ये चार्ट उसका असली है। आपको दिखना भी तो चाहिए ना उस चार्ट में कि इस व्यक्ति के इस जीवन में डाउनफॉल इस टाइम पे आया, इस टाइम पे इसने बहुत अच्छा ग्रोथ किया। आप देखोगे कहीं ना कहीं से मून उनका अच्छा कॉम्बिनेशन बना ही रहा होगा। मून यही नहीं है कि 6-8 बार हम बैठा हो, गलत जगह बैठा हो तो मून पैसा नहीं देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मून अच्छे से यूज हो गया हो, मून कोई ना कोई धन भाव में या धन भाव से रिलेटेड या किसी योग में अच्छे में फंसा हुआ हो। आप देखोगे ऐसे व्यक्ति के पास पैसा बहुत अच्छे लेवल पे होता है। और मेरे पास जितने भी चार्ट आए, मैं आपको कम से कम 10 से 12 चार्ट ऐसे हैं मेरे पास जो 100 करोड़ से ऊपर के हैं, मतलब 50-100 करोड़ के आसपास से उनसे ऊपर के हैं।
जो व्यक्ति मेरे पास आए उन सभी के चार्ट में मैंने जो एनालिसिस किया कि मून कहीं ना कहीं अच्छा था उनके चार्ट में। अच्छा, मून अच्छा था, उन्होंने कमाया। सन अच्छा होगा, पिता के द्वारा कहीं ना कहीं मिला हुआ बिजनेस होगा, हर हाल में देखना। सन के द्वारा अगर पैसा अगर आया, सत्ता अगर आई है किसी के थ्रू, अगर आई है 8th हाउस के लॉर्ड के थ्रू आई है, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं सत्ता उनके पास अलग तरीके से आई है, या पिता के द्वारा सत्ता मिली है, या भाई के द्वारा कहीं ना कहीं से सत्ता मिली है, भाई ने कोई बिजनेस बनाया उसमें उनको शामिल कर लिया, चीजें कर ली। उसके वेल्थ के योग अलग अलग होते हैं, पर हमें देखना होता है कि चार्ट में मजबूत कितना है चार्ट। आपके पास जब तक वो चार्ट की मजबूती देखना आपको नहीं आएगा, आप नहीं सीख पाएंगे, आप अपने लेवल पे चीजें नहीं सीखेंगे। देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मरकरी क्यों ज्यादा जरूरी हो जाता है। छठे घर में नॉर्मली उच्च का होता है ना, 6th हाउस किसका होता है, फाइटिंग का होता है, लड़ने का होता है। अब लड़ाइयाँ आज की डेट में कोई दुश्मनों वाली लड़ाइयाँ थोड़ी ना बची, आज की डेट में कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाली लड़ाइयाँ बची हैं, कॉम्पिटेटिव इंटरव्यू क्लियर करने की लड़ाइयाँ बची हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो वहीं भी है ना, कंपटीशन वहीं भी है कि 400 लोग हैं उसमें से 4 लोग सिलेक्ट होने, कंपटीशन है, कौन जीतेगा फिर? जिसका 6th हाउस अच्छा होगा, मरकरी अच्छा होगा। आपको प्लेनेट के बेसिक नेचर को नहीं भूलना है कभी भी, कि प्लेनेट क्या बोलना चाह रहा है। अगर आप उस चीज को नहीं अगर देखते हैं तो आप फिर नवांश में मैरिज लाइफ को लेके या चीजों को लेके आप नहीं देख पाएंगे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इसीलिए चीजों को एनालिसिस करना सीखिए, अपने लेवल पे सीखिए। बेसिक्स को मत भूलो कि बेसिक्स, देखो बेसिक्स के अलावा कुछ नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। एडवांस जब है जब एडवांस पे आप बहुत अच्छे चार्ट को आप देखना सीख जाएं, एक्यूरेसी आ जाए आपकी चार्ट में, और एक्यूरेसी के बाद आपको देखिए कि अब ये योग 100% फलित हो जाएगा, पर आप उसके बेसिक्स को नहीं भूल सकते। आप बेसिक्स के सहारे ही चलेंगे एस्ट्रोलॉजी में। आप उसके उच्च नीच, और आप जितने भी बोलते हैं ना कि हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, एडवांस एस्ट्रोलॉजी करने के लिए वो बेसिक्स पहले लगाते हैं कि बेसिक्स में क्या क्या आ रहा है। इसीलिए देखो, वीनस बेसिक लग्जरी चीजों का कारक है, और वीनस लग्जरियस चीजें देता है, पर वीनस इतना बड़ा धन नहीं देता कि जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे उस लेवल पे पहुंच जाए। हाँ, अगर वीनस किसी ऐसे धन योग में फंसा हुआ है, अकेला वीनस नहीं दे सकता कि वो किसी धन योग में ना हो, कुछ में ना हो, बेशक अपने दिशाबल में हो, 4th हाउस में हो, नहीं दे सकता। लगा लेना आप किसी भी चार्ट में, जिसका भी आप चार्ट लगाना चाहें, वो वीनस कहीं ना कहीं से किसी धन योग में फंसा हुआ, राहु के साथ में फंसा हुआ मिलेगा, 11th राशि में कहीं ना कहीं फंसा हुआ मिलेगा, मून के साथ कहीं ना कहीं आपको लिंक मिलेगा, 2nd हाउस से कहीं ना कहीं उसका बहुत अच्छा लिंक मिलेगा, मून से भी लिंक मिलेगा, त्रिकोण से उसका लिंक मिलेगा। आप देखोगे जब उस व्यक्ति के पास पैसा आया है, लग्जरियस लाइफ, नो डाउट लग्जरियस लाइफ देते हैं वीनस, पर आप अगर ये सोचें कि 100-200 करोड़ वाली कुंडली अगर वीनस बना के दे देंगे, वो नहीं बनाने वाले, अकेले तो नहीं बनाने वाले। आप कितने भी चार्ट पे लगा के देख लेना, जितने चार्ट पे आप लगाना चाहो, उसका लिंक हर हाल में किसी ना किसी योग से मिलेगा, किसी ना किसी अच्छे घर से मिलेगा। जब जाके आपको उसके बारे में पता लगेगा कि वीनस कुछ ना कुछ योग बना रहा है। अच्छा, वीनस का योग बनाना भी अलग बात है और फलित होना भी अलग बात है। फलित होने के लिए दशा भी चाहिए। आपके कुंडली में उस योग से रिलेटेड दशा बनी हुई हो, तो आपके अगर किसी व्यक्ति को, मैंने दशा और राजयोग वाली एक मैंने 40-45 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है, बेस्ट है वो दशा और राजयोग को समझने के लिए। मतलब उसमें मैंने इतना कंटेंट दिया है कि व्यक्ति को समझ में आएगा कि चीजें हमारी फलित क्यों नहीं हो पा रही। उस कुंडली में मैंने जो बताया हुआ है उसमें ये बताया हुआ है पूरा का पूरा, और ये मैं बता रहा हूँ, आपकी कुंडली में कोई राजयोग बना हुआ है, कोई धन योग बहुत अच्छा बना हुआ है, क्या आपकी कुंडली में ये फलित होगा, आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमाओ। क्या उसकी दशा आपके पास आई, अंतरदशा आपके पास, किसी के पास उस योग से रिलेटेड 20 साल की दशा मिल जाए शुक्र की, या 10 साल की चंद्रमा की मिल जाए, 18 साल की राहु की मिल जाए, सैटर्न की 19 साल की मिल जाए, क्या वो ग्रोथ करेगा? या किसी व्यक्ति को वो अंतरदशा ही मिले सिर्फ 2 साल की किसी प्लेनेट के बीच में, वो ज्यादा ग्रो करेगा? और क्या आपको वो दशा 60 साल के बाद मिले, जिस टाइम पे आप बोल रहे हो पैसे की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, 80 साल पे 70 साल पे जाके मिले वो दशा?
एक व्यक्ति को वो अपने पीक टाइम पे वो दशा मिल जाए, मतलब जैसे 25 साल पे जाके किसी को 20 साल की दशा मिल जाए, क्या वो अपने पीक टाइम पे, जिस टाइम पे उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है, वो चीज़ों को पाने की ओर है, वो ज़्यादा अचीव कर लेगा, या कोई व्यक्ति किसी चीज़ को छोड़ने की ओर है, वो ज़्यादा हासिल कर लेगा? क्योंकि वो जो जिस टाइम पे वो पीक पे है वो जल्दी हासिल कर लेगा। इसीलिए मैं लग्न लॉर्ड को क्यों मजबूत करने का, क्योंकि आपके लग्न लॉर्ड में जब तक ताकत नहीं होगी आप चीजें नहीं हासिल कर पाओगे। कितने भी प्रयास कर लेना, आपका लग्न लॉर्ड हर हाल में, अगर जिस व्यक्ति का लग्न लॉर्ड बहुत मजबूत है या लग्न बहुत अच्छा है, वो चीजों को हासिल बहुत जल्दी वे में कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर इच्छा होगी ना चीजों को पाने के लिए। किसी व्यक्ति का लग्न लॉर्ड ही अच्छा नहीं है, चीजें अच्छी नहीं है, वो कैसे पालेगा? नहीं पा सकता। वो व्यक्ति यही देखना भूल जाता है। एस्ट्रोलॉजर, जब किसी एस्ट्रोलॉजी के पास आप कुंडली लेके जाते हो, वो आपसे सीधा सा बोल दे आपकी कुंडली में राज योग है, आपके पास बहुत पैसा आएगा। व्यक्ति फिर वहां से निराश होकर आता है कि 20 साल हो चुके हैं, आज तक तो पैसा आया नहीं है, कब आएगा? क्योंकि वो उसने वो डेट प्रेडिक्ट करी ही नहीं कि इस डेट को पैसा आएगा या इस डेट से आपका चीजें बदलना स्टार्ट होंगी। क्या उसने लग्न को देखा कि लग्न मजबूत था जिसकी वजह से ये पैसा उसको कमा पाएगा? नहीं देखा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फिर होगी ही होगी। और व्यक्ति क्या सोचता है कि अरे मेरे कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे राजयोग हैं, बहुत अच्छा है, चार्ट बहुत अच्छा है, अच्छी चीजें हैं। क्या उसका लग्न अच्छा है? क्या उसका 5th हाउस अच्छा है? क्या उसका 9th हाउस अच्छा है? त्रिकोण अच्छा है उसका? ये 5th हाउस बुद्धि का भी है ना, 9th हाउस भाग्य का भी है। आपने लग्न से हिम्मत करके चीजें आपने मेहनत की, 5th हाउस से आपने बुद्धि की मेहनत की, 9th हाउस में आपने भाग्य का सहारा मिल गया, आप बेस्ट चीज में आप हासिल कर जाओगे। इसीलिए बोला जाता है कुंडली जब देखी जाती है, कोई चार्ट के जब कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, उसके लिए पूरे चार्ट की मजबूती प्लस उसके साथ नवांश की मजबूती दोनों देखी जाती है कि नवांश भी हमारे बारे में, चीज़ों के बारे में क्या बताना चाह रहा है। नवांश के बारे में इतना आप खोजोगे ना, D1 चार्ट के बारे में और नवांश के बारे में, वो उतनी ही चीज़ें और लंबी होती चली जाएंगी और बेस्ट वे में। क्योंकि आपको उसकी स्ट्रेंथ देखनी है कि दशा हमको मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर किसी के प्लेनेट किसी के में कोई बोलता है कि आपके में सरकारी नौकरी का ही होगा, गवर्नमेंट जॉब का, क्या वो फलित उसका इसी टाइम पे हो जाएगा या उसको 10 साल बाद वो फलित होगा? व्यक्ति बोल तो देता है कि तेरे में सरकारी नौकरी का ही होगा, दशा देखिए आपने, क्या उसको दशा वो उस टाइम पे मिल रही है जिस टाइम पे उसकी परिस्थिति है अभी जॉब लेने लायक? हो सकता है वो योग इसके 10 साल बाद चले, गवर्नमेंट जॉब वाले। और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मतलब यही नहीं है कि सरकार से किसी चीज से वो होना चाहिए। 10 साल बाद वो चलेंगे किसी प्राइवेट सेक्टर में, वहां से किसी ना किसी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के पैसा कमा सकता है, या वहां उसकी जॉब इतनी अच्छी हो जाए कि गवर्नमेंट जॉब जिससे मतलब सरकारी किसी प्रोजेक्ट में काम करने लग जाए, हो गया, वो भी फलित हो गया। फिर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर से आके बोलता है कि कहीं ना कहीं ये बातें सारी की सारी झूठी हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर को चीजें जो बोलनी चाहिए वो सोच समझ के कहीं ना कहीं बोलनी चाहिए। आप सब एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, कहीं ना कहीं देखिए चार्ट में स्ट्रेंथ है या नहीं है, आदमी उसको हासिल करने के लिए ताकत रखता है या नहीं रखता है। अगर आदमी उस चीज को ताकत रखने की मतलब उसको पाने की अगर ताकत नहीं रखता है, तो कहीं ना कहीं वो योग खराब जाएंगे। उसको दशा नहीं मिल रही है, उससे रिलेटेड अंतर दशा मिल रही है 1-2 साल की, उसमें वो क्या कर लेगा व्यक्ति? जब तक चीजें उसकी परिस्थिति घेरे रखेंगी, ऊपर वाले प्लैनेट की किसी की दशा अच्छी नहीं है, वो कहीं ना कहीं खराब कर देंगी। एक वीडियो है मेरा, हर हाल में राजयोग और दशा दोनों, राजयोग और दशा कैसे काम करते हैं, वो वाली वीडियो हर हाल में देखना, आपको चीजें और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि हमारे चार्ट के कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये वीडियो कहीं ना कहीं अधूरी है। और ये भी वीडियो देखो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जिस टॉपिक पे हम अगर छेड़ना अगर स्टार्ट करें तो हमारे घंटों निकल सकते हैं। तो ये वीडियो को हम और भी पार्ट्स में करेंगे आगे, कभी जब कभी भी समय मिलेगा। पर हाँ, आप देखेंगे कि नवांश जो हमें जो बता रहा है, हम मुद्दे से भटक जाते हैं कहीं ना कहीं बीच में। नवांश जो हमें जो बता रहा है चीज़ें, वो हमें कहीं ना कहीं और क्रिस्टल क्लियर करके बता रहा है अंदर जाके
कि हमारे नवांश में होंगी कैसी चीजें। जैसे किसी का D1 में सन बहुत अच्छा है, अच्छे योग बना रहा है, D9 में जाके सन और अच्छा हो जाए, उच्च का हो जाए, चीजें हो जाए, बेस्ट वे में हो जाए, त्रिकोण में आके बैठ जाए, केंद्र में आके बैठ जाए, आप देखेंगे वो व्यक्ति सत्ता से रिलेटेड किसी ना किसी बहुत अच्छी सत्ता पर पहुंच जाएगा, बहुत बेस्ट सत्ता पे, या तो किसी अच्छे पद पे, बिजनेस में किसी अच्छे पद पे। मतलब बिजनेस में भी एक सत्ता होती है ना कि भाई एक सत्ता से मैंने जो हासिल किया है, एक सत्ता मैंने एक अपना नाम स्थापित जो किया, सन एक नाम भी तो है ना, वो भी सत्ता के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। फिर मार्स के लिए भी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। D9 के लग्न में अगर किसी का मार्स है, वो भी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी बताता है। और D9 जो कि हमें भाग्य को लेके भी दर्शाता है। जो प्लेनेट आपका D1 में बेशक नीच का हो गया हो, पर D9 में जाके वो अगर अच्छा अगर हो गया, तो मतलब समझिए कि वो अब आपको भाग्य के सहारे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देने वाला है। और कोई भी प्लेनेट यहाँ अपना बेस्ट रिजल्ट ही देता है। कुछ सेक्टर्स में वो खराब दे सकता है, पर कुछ सेक्टर्स में वो बहुत अच्छा देगा, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा देगा। और जैसे वीनस के बारे में जो हमने जो बताया, वीनस के बारे में D9 के चार्ट में अगर वीनस आपका अच्छा बैठा हुआ है, और अगर आप करेक्टर के खराब हैं, मेल के लिए मैं स्पेशली मैं मेल के लिए मैं बात में कर रहा हूँ, और फीमेल के लिए भी कहीं ना कहीं वो अपना मार्स खराब करती हैं या मून भी अपना खराब करती हैं, पर मेल के लिए मैं बात में कर रहा हूँ, अगर उनका करेक्टर खराब है, वीनस आपका D1 में अच्छा नहीं है या D1 में भी अच्छा है और D9 में भी अच्छा है, कहीं ना कहीं अगर आपका करेक्टर खराब है, तो वो आपको लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड या जो वेल्थ जो उसको जो रियल वेल्थ जो देनी चाहिए, जैसे वीनस और मून के कॉम्बिनेशन में हमारे ने अभी बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी। जैसे एक चीज़ और मतलब मैं थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूँगा कि वीनस जब उसमें वो क्या कहते हैं, वीनस मतलब राशि है, उसमें उच्च का हो रहा है मून, तो वीनस जो वेल्थ जो देगा ना वो फिक्स इनकम है उसकी, और मून के पास स्ट्रेंथ है उस पैसे को डबल या 100 गुना करने की। तो जो रियल में वेल्थ जो वीनस से जो मिलनी चाहिए व्यक्ति को, अगर वो करेक्टर का अच्छा नहीं है, शादी हो चुकी है उसके बाद भी उसका करेक्टर अच्छा नहीं है, जो वेल्थ पे वो व्यक्ति पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट्स भी लगा के देखे जिनके चार्ट में मैंने उनको साफ बोला, मैंने कहा जब से आपकी वेल्थ, जैसे एक व्यक्ति थे, उन व्यक्ति के चार्ट में उसकी कंपनी की जो एनुअल जो वो थी वेल्थ जो थी, मतलब जो टर्नओवर था वो समथिंग ऐसा कोई 75 करोड़ के आसपास का था। मैंने उनको बोला आपने इस टाइम पे करेक्टर से आप ढीले हुए, इस टाइम पे आपकी वेल्थ नहीं बढ़ी, और जब से आप इस चीज में हो, मतलब आपका करेक्टर कुछ खराब हुआ है, आपकी वेल्थ की वो बढ़ नहीं रही है, आपका ग्राफ वहीं के वहीं रुक गया है कंपनी का। तो वो बोले ये बात मेरे को किसी ने नहीं बोली, पर होता यही है, आपका ग्राफ उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वीनस के पास दो पावर हैं। फर्स्ट पावर सेकंड हाउस वाली जो वेल्थ के रूप में, सेकंड पावर है सेवंथ हाउस वाली जो मैरिज के रूप में है। वीनस एक बात बोलेगा, या मैरिज अच्छी ले लो, मैरिज मतलब आप करेक्टर से अच्छे हो जाओ, मैरिज को ठीक कर लो और वेल्थ अच्छी ले लो, या आप यहाँ करेक्टर लेस होकर सेवंथ हाउस को पूरी तरह से खराब कर लो, मैं आपकी वेल्थ को भी खराब कर दूंगा। वीनस दो चीज कभी एक टाइम पे नहीं देते। हर हाल में मेरे पास ये, हर हाल में मैंने जिस व्यक्ति को बोला, जो व्यक्ति हर हाल में कमेंट में फिर यह चीजें वो बोलते हैं, अरे मैंने उनको ऐसे देखा, वो करेक्टर के खूब खराब है, पैसा उनके पास खूब आ रहा है। आप उस व्यक्ति से पूछ के देखना कभी, जो व्यक्ति आपके पास चार्ट लेके आए और जो व्यक्ति इस चीजों में हो, फिर आप उससे बोलना कि आपकी वेल्थ कहीं ना कहीं यहीं की यहीं रुकी है, उससे बढ़ नहीं रही है ऊपर। आपको हाँ में जवाब ही मिलेगा, 100% में लिख के देता हूँ। मेरे पास बेशक मेरी एज छोटी हो, पर मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, क्योंकि मेरे दादाजी भी एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजी से PhD थे। अब वो खैर इस दुनिया में नहीं रहे, पर मैंने बहुत कुछ सीखा है इस जीवन में, और जितना सीखा है ना वो और वे में सीखा है, मतलब मैंने डिटेल में चीज़ों को सीखा है, एक्सप्लेन कर करके, मतलब मैंने एक्सपीरियंस करके सीखा है। एक व्यक्ति होता है जो बुक्स से सीखता है, मैंने भी बुक्स बहुत सारी पढ़ी हैं, पर बुक्स से ज़्यादा फिर मैंने एक्सपीरियंस किया चार्ट देख देख के
किसी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ के, मैंने 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक क्वेश्चन लोगों से पूछे हैं, आपका ये चार्ट में कॉम्बिनेशन है, आपका ये टाइम कैसा गया, आपने क्या क्या चीजें हुई, उस आदमी का करेक्टर क्या है, उस आदमी की चीजें क्या है। आप जितने खोजी प्रवृत्ति के एस्ट्रोलॉजी में बनेंगे, आपके पास चार्ट में उतनी क्लियरिटी आती चली जाएगी। आप चार्ट को जितना कम सवाल लोगों से अगर आप पूछेंगे किसी से चार्ट देखने टाइम पे या किसी के टाइम पे, तो आपको कम चीजें फिर समझ में आएंगी, आप उसके बारे में ज्यादा रिसर्च में नहीं जा पाओगे। इसीलिए जब भी आपके पास कोई चार्ट आए, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश किया कीजिए। और मैं इस एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में 2017-18 के आसपास से हूँ, और मैंने मतलब 2017-18 से सीखना स्टार्ट किया। प्रेडिक्शन आना मेरी वही 1-2 साल बाद, जब मैंने 100% चीजें एनालिसिस की। हालांकि देखो, एस्ट्रोलॉजी का मुझे अभी कुछ नहीं आता, ए भी नहीं आता एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना ही बड़ा है। अभी मैं बेसिक्स पे ही काम कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं जितना सोच सकता हूँ उतना मैं सोच रहा हूँ। आप भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जितना सोचना चाहें आप उतना सोचें, और जितना आप ज्यादा एंड तक आप चीजों को खींचेंगे, मतलब किसी चार्ट के बारे में आप जितनी आप रिसर्च करेंगे, उस व्यक्ति से आप पूछेंगे, आपको उतने चार्ट में पता पड़ेगी। इसीलिए वीनस के केस में मैंने जितना सीखा कि अगर आपका करेक्टर खराब है, आपकी वेल्थ नहीं बढ़ने वाली, आपकी चीजें कहीं ना कहीं खराब होंगी। और D9 के चार्ट में भी कोई ना कोई प्लेनेट, जैसे हर प्लेनेट की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी एक पावर है, अपनी एक उसको पावर को खोने की भी एक शक्ति है। वो प्लेनेट से रिलेटेड, वीनस से रिलेटेड मैं बात में कर रहा हूँ, और भी प्लेनेट है जिसमें कि आप उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ को खोते हैं, उसके चीजों को नेगेटिव करने के अनुसार में। यही आपको चार्ट में देखना होता है सामने वाले के। कोई व्यक्ति आपके पास जब चार्ट लेके आ रहा है कि आपको उस चार्ट के रूप में क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या वो व्यक्ति उस चीज की स्ट्रेंथ को खो रहा है या पा रहा है उस चीज की स्ट्रेंथ को। क्योंकि आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा, आप नहीं जजमेंट का लगा पाएंगे कि चीजें क्या हो रही हैं इस व्यक्ति के साथ में। आगे हम किसी और वीडियो में और किसी और टॉपिक में हम बात करते हैं। आगे का आप किस वीडियो पे बात करना चाहते हैं, या आप किस वीडियो पे मेरी वीडियो चाहते हैं, वो ज़रूर कमेंट में बताएं। D9 के लिए ये बहुत छोटी सी वीडियो है, इसके अगर हम पार्ट भी बनाना चाहें तो 10, 20, 50 पार्ट भी आराम से हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है और चीज़ें डिटेल वे में हो सकती हैं। तो अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किस वे में आप चाहते हैं, मतलब आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आगे फिर हम उस वीडियो में बात करते हैं। ये D9 का एक पार्ट फर्स्ट है। आगे हम कोशिश करेंगे जब भी समय मिलेगा तो हम हम सीरीज को हम आगे बढ़ा पाएं, या इसके बारे में हम और डिटेल से ग्रहों के बारे में हम जान पाएं। तो राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।